स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल द लाइव शो में, जहां हम आप लोग के लिए लेकर के आते हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो कृषि से पशुपालन से संबंधित होती है। आज की इस वीडियो में भी मैं आपके लिए लेकर के आया हूं बहुत अच्छी और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो कि देसी मुर्गी पालन से संबंधित है। ये देसी मुर्गी पालन का दूसरा भाग है। पहला भाग अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से उसका पहला भाग देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग जिस टॉपिक पर बात करेंगे, जो हमारा विषय होगा वो होगा मुर्गी पालन के लिए जो आप फॉर्म तैयार कर रहे हैं उसका जगह का आवश्यकता, फॉर्म के लिए जगह का चयन कैसे करना है, फार्म आप जो बनाने वाले हैं उसका शेड का निर्माण कैसे कीजिएगा, कम से कम लागत में और अच्छा से अच्छा शेड कैसे आप तैयार करेंगे। सबसे बड़ी गलती जो बहुत सारे किसान भाई लोग करते हैं कि जब आप पशुपालन स्टार्ट करते हैं, मुर्गी फार्म, बत्तख फार्म, कुछ भी स्टार्ट करते हैं, तो वो शेड का निर्माण में बहुत ही ज़्यादा पैसा अपना खर्च कर देते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जगह का हम चुनाव कैसे करें, कहाँ पर अपना शेड बनाएं, किन किन बातों का ध्यान रखें और शेड बनाने में कम से कम लागत में हम अच्छा से अच्छा शेड कैसे बना सकते हैं। किसान भाई खेती के साथ और भी छोटे व्यवसाय कर सकते हैं जिनसे उन्हें बहुत बढ़िया कमाई हो सकती है। ऐसा ही एक व्यवसाय है मुर्गी पालन यानी पोल्ट्री फार्म। बहुत से किसान पोल्ट्री फार्म करना चाहते हैं लेकिन उन्हें पोल्ट्री फार्म शुरू करते समय आने वाले खर्च के बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं होता। तो अगर आप भी पोल्ट्री फार्म खोलने की सोच रहे हैं तो हम आपको आज बताएंगे देसी मुर्गी पालन में कितना खर्च होता है, फॉर्म शुरू करते समय कौन सी बात ध्यान में रखने से खर्चा कम और कमाई ज़्यादा होगी। देसी मुर्गियों को व्यावसायिक दृष्टि से पालने होते हुए हमें सेमी इंसेंटिव पद्धति अपनानी होती है। ठीक है, पद्धति बहुत सारी होती है लेकिन अगर आपको व्यावसायिक तौर पर बहुत बड़े पैमाने पर अगर फार्मिंग करना हो तो सेमी इंसेंटिव पद्धति अपनाना होता है। आमतौर पर देसी मुर्गी का पालन यदि हम छोटे पैमाने पर करते हैं तो उसके लिए शेड बनाने की ज़रूरत भी नहीं होती या बहुत बड़े पैमाने पर शेड नहीं बनाना होता। लेकिन यदि बड़े पैमाने पर व्यावसायिक दृष्टि से करना चाहते हैं तो हमें मुर्गी घर के अलावा अन्य वैज्ञानिक पद्धति अपनानी होती है जो बहुत ही उचित प्रबंधन हेतु अपनानी होती है। यदि योजनाबद्ध तरीके से मुर्गी पालन किया जाए तो कम खर्च में अधिक आय का साधन हो सकता है। बस तकनीकी चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। मुर्गियों को तभी हानि होती है या वो तभी मरती हैं जब उनके रख रखाव में लापरवाही बरती जाए। मुर्गी पालन में हमें कुछ तकनीकी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। फॉर्म बनाते समय यह ध्यान दें कि यह गांव या शहर से बाहर, मेन रोड से दूर हो, पानी व बिजली की पर्याप्त व्यवस्था हो। सबसे पहला जो बात बताए कि पानी और बिजली की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। फार्म हमेशा ऊंचाई वाले स्थान पर बनाएं ताकि आसपास जल जमाव ना हो। अगर बहुत नीचा रहेगा, जल भरेगा तो आपके मुर्गी के मरने की संभावना ज़्यादा है। 2 पोल्ट्री फार्म एक दूसरे के करीब ना हो और फार्म की लंबाई पूरब से पश्चिम है। बहुत ध्यान देने की बात है कि 2 पोल्ट्री फार्म एक दूसरे के करीब ना हो। इससे क्या होता है, इन्फेक्शन फैलने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। अगर एक फार्म में किसी मुर्गी को कुछ होता है, उस फार्म की मुर्गी अगर उस बीमारी के चपेट में आते हैं तो दूसरा भी फार्म उससे इन्फेक्ट हो सकता है। इसीलिए एक दूसरे के करीब ना हो और फार्म का जो लंबाई है पूरब से पश्चिम होनी चाहिए। मध्य में जब आप शेड बनाते हैं तो मध्य में जो ऊंचाई रखिए वो कम से कम 12 फीट और साइड में 8 फीट हो। चौड़ाई अधिकतम 25 फीट हो या जितना हम मुर्गी पाल रहे हैं, मुर्गी को रखना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग चौड़ाई और लंबाई कर सकते हैं। लेकिन 25 फीट हो और शेड के अंदर कम से कम 20 फीट तो होना ही चाहिए। फर्श पक्का होना चाहिए। इसके अलावा जैविक सुरक्षा के नियम का भी पालन होना चाहिए। एक शेड में हमेशा एक ही ब्रीड के चूजे रखने चाहिए। ऐसा नहीं कीजिए कि एक शेड में बहुत ज़्यादा तरीके के मिक्स कर दिए ब्रीड, उससे भी बहुत घाटा होता है। ऑल इन आउट पद्धति का पालन करें और शेड तथा बर्तनों की साफ सफाई पर ध्यान दें।
अगली बात है, शेड में बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित रखना चाहिए और इसके साथ ही कुत्ता, चूहा, गिलहरी, देसी मुर्गी आदि के प्रवेश भी वर्जित रखना चाहिए। मतलब बाहरी मुर्गी का उसमें प्रवेश नहीं होना चाहिए। कुत्ता ऑब्वियसली मुर्गी को खा जाएगा, चूहा से भी रोग फैलने का चांस बढ़ता है, गिलहरी से भी। तो बाहरी किसी भी चीज़ को का प्रवेश वर्जित होना चाहिए। आप मुर्गी फार्म के मालिक हैं, आप जा सकते हैं, आप आ सकते हैं, या वहाँ जो देख रेख कर रहे हैं वो आ जा सकते हैं। हर किसी आदमी को वहाँ प्रवेश नहीं होना चाहिए। मरे हुए चूजे वैक्सीन के खाली बोतल को जलाकर नष्ट कर दें और समय समय पर शेड के बाहर डिसइंफेक्शन का भी छिड़काव और टीकाकरण नियमों का पालन करते रहें। टीकाकरण बहुत समय से होना चाहिए, उसमें 1-2 दिन की भी लापरवाही ना करें। समय पर सही दवा का प्रयोग करें और पीने का पानी का उचित मात्रा में भी प्रयोग किया जाना चाहिए। जब हम डीप लिटर सिस्टम यूज करते हैं तब हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जगह की आवश्यकता, जब आप डीप लिटर सिस्टम यूज कर रहे हैं तो जगह की आवश्यकता इस बात पर भी निर्भर करती है कि फर्म में कितनी मुर्गियों के साथ खोला जा रहा है। आप फर्म जो खोल रहे हैं उसमें आप कितनी मुर्गियां रखना चाहते हैं। 1 लेयर मुर्गी के लिए 2 वर्ग फीट जगह पर्याप्त होता है। कितना? 2 स्क्वायर फीट या 2 वर्ग फीट। 2 वर्ग फीट आप जगह कम से कम देंगे एक मुर्गी को, ठीक है। पर हमें थोड़ी ज़्यादा जगह लेनी चाहिए जिससे मुर्गियों को कोई तकलीफ़ या चोट न लगे और उन्हें अच्छी तरह मिले, अच्छी स्पेस मिले जिससे वो जल्द बड़े हो सकें। कम स्पेस रखिएगा तो ऑब्वियसली बहुत ही कंजस्टेड हो जाएगा, बढ़ने में दिक्कत होता है, मरने का चांस बढ़ जाएगा। इसीलिए एक मुर्गी के लिए मेरे अनुसार जो हम रिकमेंड करेंगे, कम से कम 2.5 स्क्वायर फीट जगह रखिए ही रखिए। यदि आपको 1000 मुर्गी पालन करना है तो कम से कम आप 2500 स्क्वायर फीट का शेड तैयार करें। मतलब 2500 स्क्वायर फीट अंदर जगह होना चाहिए। अगर आप 2000 मुर्गी पाल रहे हैं तो कम से कम 5000 स्क्वायर फीट अंदर जगह होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह हमें जगह का चुनाव करना चाहिए कि हम कौन कौन सा, मतलब कितना मात्रा में मुर्गी हम रखना चाहते हैं। फॉर्म के लिए जगह का चयन, ठीक है। अब आप फॉर्म बना रहे हैं तो जगह कैसा होना चाहिए। जगह समतल हो, कुछ ऊंचाई पर हो, जिससे बारिश का पानी फॉर्म में जमा ना हो सके। पहले ही बताया कि जल जमाव नहीं होना चाहिए, तो जगह समतल होना चाहिए, उबड़ खाबड़ वाला जगह नहीं हो, कुछ ऊंचाई पर हो जिससे कि बारिश का पानी फॉर्म में ना जा सके। मुख्य सड़क से ज़्यादा दूर ना हो जिससे लोगों को गाड़ी को लाने और ले जाने में परेशानी हो, या आपको भी गाड़ी से चूजा लाना है, गाड़ी से चारा लाना है, गाड़ी से उसका फीड लाना है, तो उससे दिक्कत ना हो। बिजली और पानी की सुविधा सही रूप से उपलब्ध हो। बिजली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, गर्मी में बिजली होना ही होना है क्योंकि उनको भी हवा चाहिए। उसके साथ पानी की सुविधा, टाइमली पानी चाहिए क्योंकि इनके लिए पानी बहुत ज़रूरी है। तो बिजली और पानी दोनों की सुविधा बहुत ही उपलब्ध मात्रा में होनी चाहिए। चूज़ा, ब्रायलर दाना, दवाइयाँ, वैक्सीन आदि आसानी से उपलब्ध हो और उनको टाइम से मिलनी चाहिए। जो भी आपको वैक्सीन लगाना है टाइमली लगाइए, दवाई जो देना है वो भी टाइमली। आपको बार बार निरीक्षण करना पड़ेगा किस चूजे में, किस मुर्गी में क्या प्रॉब्लम हो रहा है। जिस मुर्गी में प्रॉब्लम होता है उसको आप हटा करके दूसरी जगह रखिए। अगर आप उसको सबके साथ रखेंगे तो उसमें इन्फेक्शन बढ़ने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ब्रॉयलर मुर्गी और अंडा जो आप बेचेंगे उसके लिए बाज़ार बहुत दूर नहीं हो, बाज़ार आसपास हो। और मार्केटिंग सबसे बड़ी बात होती है कि अगर आप अंडे के लिए मुर्गी पालन कर रहे हैं तो उसका मार्केटिंग बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, मांस का मार्केटिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है क्योंकि मांस का आपको बहुत सारे दुकान हैं जहाँ पे कटिंग है, आप इजीली दे सकते हैं। लेकिन मुर्गी का जो अंडा होता है, मुर्गी का अंडा का मार्केटिंग बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि बहुत ही लिमिटेड लोग, देखिए जो गर्मी का सीज़न है उस टाइम बहुत ही कम लोग इसका सेवन करते हैं, तो ज़्यादातर आपको ठंड के सीज़न में ज़्यादा बिकेगा।
तो गर्मी के सीज़न में अब आपको ये सोचना है कि आप इसको कहाँ बेच सकते हैं, क्योंकि आप उसको ना रख सकते हो ना इतना ज़्यादा ब्रूडिंग कर सकते हैं। अगर आप ब्रूडिंग भी करवाते हैं तो इतना ज़्यादा मात्रा में ब्रूडिंग नहीं करवा पाएंगे, तो आपको कहीं ना कहीं उसको सेल आउट करना ही पड़ेगा। और फॉर्म के लिए शेड का निर्माण कैसे करना है, तो शेड जैसे बताया कि पूरब पश्चिम दिशा में होना चाहिए, पूरब पश्चिम दिशा में, ईस्ट वेस्ट, हमेशा ईस्ट वेस्ट। जैसे हमारा सन राइज होता है और सन सेट होता है, सूरज उगता और सूरज डूबता, उसी लेंथ में रहे तो बहुत ही अच्छा होता है। तो शेड हमेशा पूरब पश्चिम दिशा में होना चाहिए, और शेड का जाली वाला साइड उत्तर दक्षिण में होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है आपको। इस तरफ अगर आप जाली लगाते हैं तो ये आप उत्तर दक्षिण में ही रखिए। इधर आपका एक साइड बंद रखिए, एक साइड एंट्रेंस रहेगा, ठीक है, एक साइड बंद एक साइड एंट्रेंस रखिए। ये आपका उत्तर दक्षिण में शेड जाली वाला जो साइड होना चाहिए वो उत्तर दक्षिण में होना चाहिए, जिससे कि हवा सही रूप से शेड के अंदर से बह सके और धूप अंदर ज़्यादा ना लगे। क्योंकि अगर आप ईस्ट वेस्ट रखिएगा तो क्या होगा, धूप पूरे, अगर इधर आपका ईस्ट है तो क्या होगा, धूप पूरे में लगेगा, जिससे ये गर्म ज़्यादा होगा। अभी ईस्ट है तो धूप क्या है, इस पोर्शन में लग रहा है, गर्म ज़्यादा नहीं हो पाएगा। तो गर्मी से बचने के लिए ईस्ट वेस्ट ज़्यादा अच्छा है। उत्तर दक्षिण से रहेगा, हवा इजीली क्रॉस कर पाएगा। शेड की चौड़ाई जैसा बताए थे कि 30 से 35 फुट रखिए, 30 से 35 फुट, और लंबाई ज़रूरत के अनुसार आप रख सकते हैं। जिस तरीके से जितना आपको मुर्गी रखना है उसके अनुसार आप उसका लंबाई रख सकते हैं। चौड़ाई 30-35 फुट, अंदर का जो चौड़ाई है 30 से 35 फुट। शेड का फर्श पक्का होना चाहिए, पक्का इसीलिए क्योंकि इससे आपको साफ़ सफाई करने में बहुत ही मदद मिलेगा, बहुत जल्दी आप साफ़ सफाई कर सकते हैं। शेड के दोनों ओर जाली वाले साइड में दीवार फर्श से मात्र 6 इंच ऊंची होनी चाहिए, ठीक है। शेड के दोनों ओर जाली वाले साइड में दीवार फर्श से मात्र 6 इंच ऊंची होनी चाहिए। मतलब आप थोड़ा 6 इंच या 1 फीट तक ईंटा लगाइए, उसके बाद जाली दीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरा नीचे से ही जाली दे दें, नीचे से जाली दे देंगे तो बाहर से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अंदर आ सकती है। शेड का जो छत हो उसको सीमेंट के एस्बेस्टस या चादर से बनाना चाहिए, और बीच बीच में वेंटिलेशन का जगह भी होना चाहिए। मैं एक आपको फ़ोटो दिखाऊंगा कि कैसे आप और उसको बेहतर तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। तो शेड का जो छत है उसको सीमेंट या एस्बेस्टस या चादर से बना सकते हैं, बीच बीच में वेंटिलेशन का जगह दे सकते हैं। चादर का दोनों साइड 3 फीट कट लंबा रखें, चादर के दोनों साइड। ऊपर में जब आप देंगे तो कम से कम 3 फीट कट रखिए, जिससे क्या हो जाएगा कि हवा का वेंटिलेशन बहुत ही अच्छे से। आपको सबसे ज़्यादा इसमें जो ध्यान रखने का बात है वो है हवा का वेंटिलेशन, और बारिश का बौछार जो है, बारिश की बूंदें अंदर शेड में नहीं जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरे में नीचे से ऊपर जाली लगा दिए जिससे क्या बारिश का पानी अंदर जा रहा है, ठीक है। आपको ऐसा कट रखना पड़ेगा, ऐसा ढलाव भी रखना पड़ेगा जिससे कि बारिश का बूंद अंदर शेड में न जाए। शेड का बताया कि साइड की ऊंचाई फर्श से 8-10 फुट होना चाहिए, और बीच बीच ऊंचाई फर्श से 14 से 15 फुट होना चाहिए। जैसे ये एक शेड है, हमने बताया इधर आप रख सकते हैं कि ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, ठीक है। या इधर आप मेन एंट्रेंस रखिए या इधर मेन एंट्रेंस रखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये समतल भूमि से देख रहे हैं, ये क्या है कि ये इतना दूर ईंट लगाया गया है, ठीक है, और ईंट के बाद जाली रखा गया। ये देख रहे हैं स्लोप, ये स्लोप इतना रखना है कि बारिश की बूंदें अंदर न जाए। हमने यहाँ पे ऐसे बीच ये लेंथ सबसे ज़्यादा रखा गया है, तो बीच का जो साइड है ना वो 14-15 फुट रखना है, ठीक है। ये ऐसे स्लोप बना दिया गया है, इधर और इधर पानी बिल्कुल नीचे गिर जाए, पानी ऊपर इकट्ठा ना हो, और बारिश का बूंद क्या है जाली से अंदर नहीं जाना चाहिए। तो बीच का जो शेड है ये 14 से 15 फुट हाइट दिया गया है, ठीक है। ये 14 से 15 फुट हाइट दिया गया। इसका जो हाइट है हम लोग लेके चल सकते हैं कि 8 से 10 फुट दें। ये आपका बीच का 14 से 15,
ये आप 8 से 10 फुट, इधर भी आप 8 से 10 फुट का हाइट दे सकते हैं। बहुत ऊंचाई नहीं देना है। देखिए ऊंचा रखिएगा, क्या होता है गर्मी में ऑब्वियसली जब वेंटिलेशन आप रखे हैं, गर्म हवा थोड़ा सा ऊपर उठती है और ठंडा हवा नीचे रहता है। तो ऊंचाई थोड़ा ज़्यादा होगा तो गर्म हवा ऊपर वाला लेयर में रहेगा और ठंडा हवा नीचे वाले लेयर में। आप फॉर्म में एग्जॉस्ट फैन भी लगा सकते हैं, फार्म के अंदर एग्जॉस्ट फैन लगाइएगा ताकि उससे गर्म हवा हमेशा बाहर निकलता रहेगा। अगर आप एग्जॉस्ट फैन लगा देते हैं तो भी बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट 2 हमेशा अगर चला के रखते हैं तो दोनों से जो आपका गर्म हवा है वो बाहर निकलता रहेगा और ठंडा हवा वेंटिलेशन के थ्रू अंदर जाता रहेगा। शेड के अंदर आपको बिजली का बल्ब, मुर्गी दाना, पानी का बर्तन, पानी की टंकी, ये सब का तो व्यवस्था करना ही करना है। ये एक कॉमन व्यवस्था करना होता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि शेड का निर्माण करने के लिए आपको ऐसा नहीं कि पूरा ईंट का बहुत ज़्यादा आवश्यकता होगा, आप बहुत कम ईंट इसमें यूज कर सकते हैं। नीचे पोर्शन में और सबसे ऊपर पोर्शन में भी यूज कर सकते हैं। आप बीच का जो पोर्शन है यहाँ पे ये वेंटिलेशन पर्पज़ से रखिए। यहाँ भी आप ये सब वेंटिलेशन पर्पज़, आप इतना दूर यहाँ ईंटा यूज कर सकते हैं, ठीक है, या नीचे तक ही ईंटा यूज कीजिए और पूरा वेंटिलेशन पर्पज़ रखिए। एक साइड बंद रखिए, ठीक है, एक साइड जिस तरफ एंट्रेंस है उधर खुला रखिए, बट जिस तरफ आपका बैक डोर हो उस तरफ पूरा का पूरा बंद रखिए। पूरे में या तो ऊपर वाले पार्ट में थोड़ा 1-2 फीट का जाली लगा सकते हैं, नहीं तो पूरा आप बंद रखिए। वेंटिलेशन के लिए आप नॉर्थ और साउथ मतलब उत्तर और दक्षिण साइड में पूरा में जाली लगाइए, ठीक है। ऊपर आप अपने आवश्यकता अनुसार या तो सीमेंट का एस्बेस्टस डाल सकते हैं, नहीं तो जो आपका चदरा आता है उसका भी डाल सकते हैं। अगर आप चदरा डालते हैं थोड़ा सा देखिए मौसम आपके आसपास कैसा रहता है। बहुत ज़्यादा अगर गर्मी है तो आप सीमेंट का ही एस्बेस्टस डालिए, उसके ऊपर पुआल, घास फूस कुछ ऐसा डाल सकते हैं जिससे ये ज़्यादा गर्म ना हो। या तो थर्मोकोल का सीट डलवा सकते हैं, मार्केट में थर्मोकोल का सीट भी आता है जो इसके ऊपर चिपका दिया जाता है, जिससे फॉल सीलिंग वगैरह करते हैं वो सब भी इस पर डाला जा सकता है जिससे गर्मी ज़्यादा ना हो। तो कॉस्ट इसमें बहुत ज़्यादा आपको नहीं बढ़ाना है, कॉस्ट आप जितना कम रखेंगे उतना अच्छा होगा, ठीक है। ये आयरन सील्ड दिया हुआ है ऊपर में ताकि बारिश का पानी इसके अंदर ना आए। ये दोनों साइड में स्लोप इसीलिए है कि बारिश का पानी आपका नीचे की तरफ आ जाए। तो इस वीडियो में हम लोगों ने बात किया शेड निर्माण, और जब हम शेड निर्माण कर रहे हैं तो किस किस बात का ध्यान रखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को शेयर कीजिए, इस चैनल को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो वहाँ पे एक बेल आइकन है, उस बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। बेल आइकन दबाने से आपको जितनी भी मेरी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के हम आप लोग के सामने आते रहेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताइए किस टॉपिक पे आपको और कितनी जानकारी चाहिए। जो भी जानकारी हमारे पास होगी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।